नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्राइसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड को, यानी कि पूरी दुनिया का जो व्यापार है, समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है उसको अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे, अभी तक हम देख रहे थे कि रेड सी के अंदर, ठीक है, यानी कि लाल सागर में जो हौती रिबेलियंस हैं वो अटैक कर रहे थे। यमन के हौती रिबेलियंस लाल सागर में जो भी जहाज इजराइल से आ रहा था या इजराइल जा रहा था उनको अटैक कर रहे थे, जिससे ग्लोबल जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो रहा था। और अब यहाँ पर पनामा कैनाल के अंदर भी क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और ये एक वाटर क्राइसिस है। आखिर देखेंगे कि पनामा नहर में जो सूखा पड़ रहा है और रेड सी में जो क्राइसिस है, इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पनामा कैनाल और रेड सी के बारे में जानने को यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैप को यहाँ पर देखते हैं, और एक वीडियो जो हौती रिबेल्स के ऊपर बनी है रेड सी में जो अटैक कर रहे हैं जहाज पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी सेम चैनल पर आपको वो वीडियो दिख जाएगी, जहां पर मैंने पूरा डिस्कशन किया है कि कैसे हौती रिबेल्स अटैक कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, ये सारी बातें। अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं, भारत से अरेबियन सी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर यमन दिखेगा, और जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये लाल सागर यानी कि रेड सी आपको दिखता है। अब अगर भारत से आपको रास्ता लेकर जाना है समुद्री रास्ते से, तो यहाँ पर आपको सुएज नहर मिलेगी, जहाँ पर आप यूरोप में एंट्री ले सकते हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ आपको ये दिखती है कि लाल सागर से अगर आपको यूरोप में मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो यहाँ पर एक सुएज कैनाल आपको दिखेगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नहर है, जो कि दो समुद्रों को जोड़ती है, और एक बहुत बड़े रास्ते को, एक बहुत बड़ा रास्ता जो यूं घूम के जाना पड़ता, उसको छोटा करती है सुएज नहर। अब यहाँ पर हौती रिबेल्स जो है रेड सी के अंदर अटैक कर रहे हैं जहाज़ों पर। इससे समस्या ये पैदा हो रही है कि कुछ जहाज़ों को लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है, जिससे महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो महंगा हो सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो अगर आप साउथ और नॉर्थ अमेरिका की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पनामा देश मिलेगा, जिसके अंदर आपको पनामा कैनाल मिलेगी। और ये कैनाल क्या करती है, नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ पैसिफिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जो कि ये खुद क्या करती है, एक बड़े समुद्री रास्ते को छोटा करती है, ठीक है, एक बड़े समुद्री रास्ते को छोटा करती है, वरना ऐसे घूम कर जाना पड़ता। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इन दोनों कैनाल्स के अंदर कुछ ना कुछ क्राइसिस है, दोनों के कारण अलग है, उनको यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और स्ट्रेट आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट यानी कि ऐसा हिस्सा जो पानी का एक नैरो वाटर चैनल है, ऐसी बॉडी है जो बहुत संकरी है पानी की, जिसके दोनों तरफ जमीन है, इसे कहते हैं क्या, स्ट्रेट। और बाबल मंदेब जो स्ट्रेट है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। उसी तरह से एक और स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज, इसको याद रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज का जिक्र अभी दोबारा आगे से इसी सेम वीडियो में आएगा, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, ठीक है। भारत की दरअसल जो ऑयल सप्लाई होती है ज़्यादातर आपको यहाँ से आती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल बाबल मंदेब जो स्ट्रेट है यहाँ पर, और स्वेज कैनाल जो कि दो चोक पॉइंट हैं रेड सी के, यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब अगर आगे यहाँ पर बढ़े, रेड सी में अटैक्स हमने देखे, भारत के जहाज़ों पर भी अटैक, भारत की तरफ जो आने वाले जहाज़ थे उन पर भी अटैक यहाँ पर देखने को मिले हैं। और हाल ही में एक ड्रोन से द्वारा अटैक किया गया था ऐसे जहाज़ पर जो कि भारत की तरफ आ रहा था। और ऐसे में अब क्योंकि भारत की तरफ आने वाले जहाज़ों पर भी अटैक हुए, तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई भारत की तरफ से एक रिएक्शन आया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, और भारत ने भी अरेबियन सी के अंदर अपने 3 जंगी जहाज यानी कि 3 वॉरशिप्स जो है उनको उतार दिया है प्रोटेक्शन के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए, जो भी जहाज इंडिया की तरफ आएंगे उन पर कोई अटैक ना हो, सेफ पैसेज के लिए यहाँ पर भारत ने भी अपने लड़ाकू पानी के जहाज उतार दिए हैं। और इन्हीं सेम क्राइसिस से निपटने के लिए अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाया था, जो कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी, कि भाई अमेरिका ने भी अपने साथ 9 और देश को मिला लिया है। कुल मिला के 10 देशों का ये ग्रुप बन गया है, और इसका क्या नाम था कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे इस ऑपरेशन का क्या नाम अमेरिका ने दिया है, ये मुझे बताएंगे। और इन 10 देशों के समूह का काम ये होगा, रेड सी में हौथी रिबेल्स जो अटैक कर रहे हैं उनसे जो जहाज़ हैं, व्यापारी जो जहाज़ हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, उनको बचाना, उनको एस्कॉर्ट करना, उनको प्रोटेक्शन देना।
दरअसल आपको कारण पता होना चाहिए हौती रिबेल्स इसलिए अटैक कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गाजा में जो इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल हमास पर जो अटैक कर रहा है, हम उसकी सॉलिडारिटी में, यानी कि हम गाजा के समर्थन में और इजराइल के प्रोटेस्ट में यहां पर उन सभी जहाजों पर अटैक करेंगे रेड सी में, जो कि इजराइल जाएगा या इजराइल से आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई इजराइल आपको यहां दिखेगा और इजराइल जाने के लिए स्वेज कैनाल से पास होना और रेड सी से पास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये सारा मसला जो चल रहा था स्वेज कैनाल का, उसमें यहाँ पर अभी ये अपडेट है, इंडिया ने अपने जहाज उतार दिए हैं और आप देख सकते हैं ये वो रूट है जो अगर स्वेज कैनाल को से नहीं जाएंगे तो लंबा रूट ये लेना पड़ेगा, जो कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर काम की बात समझते हैं कि भाई भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो भारत के एक्सपोर्ट पर अगर देखें, ठीक है, भारत के एक्सपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ सकता है, तो यहाँ पर कहता है कि भाई रेड सी के अंदर जो भी ये क्राइसिस हो रही है, भारत का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत अगर अपना कोई भी एग्रीकल्चरल माल अगर भेजेगा यूरोप में तो वो स्वेज कैनाल से होते हुए जाएगा, रेड सी से होते हुए जाएगा, या फिर अगर यहाँ से जाएगा तो फिर महंगा पड़ेगा। तो कुल मिला के भारत का जो एक्सपोर्ट है यूरोप जाने वाला, खासकर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, उनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी इसलिए हो सकती है क्योंकि शिपिंग कॉस्ट महंगी हो सकती है। और समस्या ये है इस समय यूरोप के अंदर ऑलरेडी आप देखेंगे यूरोप और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी और रिपोर्ट्स बताती हैं कि भाई कोविड के बाद से डिमांड जो है रिड्यूस वहां पर देखने को मिलती है। इस वजह से ये जो समस्या है और बढ़ सकती है। ऑलरेडी वेस्ट के अंदर इन्फ्लेशन है और डिमांड वहां पर वैसे कम है, और इधर से अगर एक्सपोर्ट का माल का एक्सपोर्ट जो है उसका दाम और बढ़ गया तो ऐसे में क्या होगा, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होने लगेगा। भारत से जो लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर समस्या पैदा होने लग जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोर्टर्स जो हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में माल सप्लाई करते हैं तो उनको भी यहाँ पर समस्या होगी, क्योंकि उनके माल की डिमांड कम हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन और रिड्यूस्ड डिमांड। ये तो था एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वगैरह इन सब की बात। भारत दरअसल जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में भारत इंपोर्ट क्या करता है, ठीक है, भारत सबसे ज्यादा मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है और अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल, क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। और यहां पर अब देखेंगे कि भारत के ऑयल इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है गल्फ रीजन के आसपास का है और विदेशी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर उनको ऑयल सप्लाई में दिक्कत हो रही है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसलिए कहा गया कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है जो जा रहा है सुएज कैनाल से जाने वाला ग्लोबल क्रूड ऑयल, उसके अंदर आपको 50% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और सुएज कैनाल से जाने वाला जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसके अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ आने वाला जो तेल है उसमें आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और ये एक अच्छा पॉइंट है, इसके समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है कि दुनिया की तरफ जाने वाले तेल में तो समस्या हो रही है, भारत की तरफ जाने वाले तेल में समस्या नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर सऊदी अरेबिया वगैरह, रशिया, ईरान वगैरह से कोई भी तेल जाएगा यहाँ पर तो वो इस तरह से इस रूट के थ्रू जाएगा, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल ऑयल सप्लाई में समस्या होगी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ अगर तेल आएगा तो वो आता है यहाँ से पर्शियन गल्फ से, ज़्यादातर आपको भारत की तरफ तेल आता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज़्यादातर भारत की तरफ तेल जो आता है वो यहाँ से आता है। और हौथी रिबेल्स अटैक कहाँ कर रहे हैं, रेड सी में, और समस्या चल रही है बाबल मंदेब स्ट्रेट पर। तो एक तो पॉइंट क्लियर है कि भारत की तरफ आने वाला जो तेल है उस रास्ते को अपना ही नहीं रहा जहाँ पे अटैक हो रहा है, तो इसलिए भारत को इतनी समस्या तेल मामले में नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, रेड सी से भारत का कौन सा तेल आता है, दरअसल रशिया से आने वाला जो तेल है, रशिया से आने वाला तेल भारत की तरफ वो रेड सी से होता हुआ आता है। ठीक है, जैसे रशिया से यहाँ से चलेगा तो यहाँ से इस रास्ते को अपनाता हुआ आता है और फिर यहाँ पर जिब्राल्टर से होता हुआ, ठीक है, रेड सी से होता हुआ ये भारत आता है। तो भारत का जो रशियन ऑयल है इस पर भी कहा जा रहा है, इस पर भी असर इतना नहीं पड़ रहा, क्योंकि रशिया से ऑयल भारत खरीद रहा है और यहाँ पर हौथी रिबेल्स, यमन के हौथी रिबेल्स जो अटैक कर रहे हैं वो इजराइल से आने वाले देशों पर, इजराइल से आने वाले जहाज़ों पर या जाने वाले जहाज़ों पर कर रहे हैं। हौथी रिबेल्स जो हैं ये ईरान के प्रॉक्सी, ईरान के द्वारा समर्थित
संगठन माना जाता है हौथी रिबल्स का, कि ईरान का इनको समर्थन प्राप्त है। और ईरान जो है इस वक्त आपको देखने को मिलेगा रशिया से इसके अच्छे संबंध हैं। तो ईरान और रशिया आपको एक खेमे में मिलेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो आपको देखने को मिलेगा यूएस का एंटी है, और इधर से रशिया भी आपको देखने को मिलता है कि यूएस रशिया दोनों ही आमने सामने है, और इसी वजह से ईरान और रशिया की इक्वेशन आपको अच्छी मिलेगी। तो इसी वजह से, क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप यमन है और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो हौथी रिबेल्स का जो अटैक है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे जो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उस पर भी अटैक पे यहाँ पे कोई समस्या नहीं देखने को मिलती, तो उस पर भी वो अटैक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में समस्या है, लेकिन भारत की तरफ से कोई यहाँ पर समस्या ऑयल इंपोर्ट में नहीं देखने को मिलती है। वहीं पर दूसरी क्राइसिस को डिस्कस करें अगर, कि भाई पनामा कैनाल का भी हमने देखा था कि पनामा कैनाल में भी क्राइसिस चल रही है, और पनामा कैनाल के अंदर दरअसल सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर पनामा कैनाल में आखिर सूखा आ कैसे गया ये भी देखते हैं, और इससे पनामा कैनाल में जाने वाले जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, उनके ट्रैफिक में 50% तक गिरावट आई है। जितने जहाज पहले वहां से क्रॉस कर रहे थे, अब लगभग आधे ही क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पनामा कैनाल को। अगर आप देखेंगे जिस तरह से सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है और रेड सी को और मेडिटेरेनियन को जोड़ने के लिए, उसी तरह से पनामा कैनाल आपको यहाँ पर दिखेगी कि नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्थ पैसिफिक को जोड़ता है, और एक छोटा रास्ता प्रोवाइड कराता है यूएस की तरफ जाने के लिए, दोनों कोस्ट की तरफ, नहीं तो लंबा रास्ता लेना पड़ता। उसके अलावा पनामा कैनाल जो है ये एक एशिया से अमेरिका के इंपॉर्टेंट कोस्ट तक जाने के लिए भी रास्ते प्रोवाइड कराती है। अगर बात करें अमेरिका के इंपॉर्टेंट कोस्ट, आपको ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर अमेरिका के कोस्ट ईस्टर्न साइड पे मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर एशिया और अमेरिका के ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है पनामा कैनाल। अब पनामा कैनाल तो बहुत ज़्यादा छोटा, लगभग 82 किलोमीटर लंबी एक नहर है, इतना लंबा स्ट्रेच है। 1914 में बनकर तैयार हुई थी, 1904 में इसको बनाना शुरू करा था, और आर्टिफिशियली क्रिएटेड ये नहर है जो कि ग्लोबल ट्रेड को ईज करती है। अब क्योंकि पनामा कैनाल और सुएज के अंदर समस्या चल रही है रेड सी में हौथी रिबेल्स की वजह से, तो यहाँ पर WTO का कहना है कि भाई ये जो सारी बातें हैं, इनकी वजह से ये समस्या हो सकती है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड में लगभग 50% तक गिरावट आने को 50% तक गिरावट आ जाए, और ऐसी अंदाजे यहाँ पर WTO के द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। जो गुड्स का ट्रेड है इसके अंदर 50% तक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड जो है उसमें समस्या हो सकती है, जाहिर सी बात है। अब अगर यहाँ पर देखें कि आखिर पनामा में ये ड्रॉट, सूखे की स्थिति क्यों पड़ी, पनामा के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है जो सूखे का कारण है वो है एल नीनो इफेक्ट। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एल नीनो जब भी होता है, ठीक है, एल नीनो जब भी होता है तो यहाँ पर ये जो कोस्ट है, यहाँ पर वार्म वाटर, ठीक है, वार्मर देन नॉर्मल वाटर यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। ये एल नीनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पर कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, बोलिविया और चिले के आसपास, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एल नीनो के समय में यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होने लगता है समुद्र का, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो एल नीनो के इफेक्ट से आपको कुछ ड्राई रीजन यहाँ पर मैप पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे एल नीनो भारत के लिए भी एक सूखा, एक अच्छी खबर नहीं कही जाती है, और कहा जाता है भारत के अंदर सूखा पड़ता है जब एल नीनो आता है, या फिर जरूरत से कम बारिश भारत के अंदर होती है, एवरेज बारिश से कम बारिश देखने को मिलेगी। उसी तरह से एल नीनो का इफेक्ट अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई एल नीनो का जो ड्राई इफेक्ट जहाँ पर दिखेगा, पनामा उस रीजन में आपको कवर होता हुआ नजर आएगा। और जुलाई से दिसंबर, और अभी दिसंबर चल रहा है, और ये सूखे की स्थिति अक्टूबर के आसपास से ही बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि सूखे से नहर को क्या असर, क्योंकि नहर तो समुद्र से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो कैनाल है, उस कैनाल को जब समुद्र से जोड़ा जाता है तो कुछ लॉक्स इस तरह से मिलेंगे कि जहाज पानी के कैनाल के अंदर आता है, नहर में, और वहां पर सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, तभी जहाज पानी में तैर पाएगा, ठीक है। तो सफिशिएंट वाटर ऑलरेडी कैनाल में होना चाहिए, तभी जहाज यहाँ पर तैर पाएगा। और ये सफिशिएंट वाटर की जरूरत भी क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई अगर नहर जुड़ी हुई है तो दिमाग में सवाल आता है कि समुद्र का पानी नहर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे
पनामा कैनाल ऐसा नहीं है कि भाई समुद्र दो तरफ है और इस तरह से डिप्रेशन में बनी है तो समुद्र का पानी आ जाएगा, जी नहीं, थोड़ा एलिवेटेड एरिया है, ठीक है, जमीन उठी हुई है। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन यहाँ तक आता है, यहाँ तक आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पर एक आपको लेक मिलेगी, गाटून लेक। ये गाटून जो लेक है ये पनामा कैनाल के अंदर ही है, और पनामा कैनाल को जो वाटर सप्लाई मिलती है मेनली वो इस गाटून लेक से मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रूट जाता है, और ये आपको मिलेगी गाटून लेक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है, क्योंकि पनामा कैनाल में पड़ती है, और पनामा कैनाल को पानी देने का काम यही लेक करती है। और कई नदियों के द्वारा ये जो गाटून लेक है इसके अंदर कई नदियों का पानी आता है। याद रखेंगे आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक है, यानी कि डैम बना के, रेजर्वायर्स बना के ये लेक बनाई गई है, जो कि क्या करती है, यहाँ पर वाटर लेवल मेंटेन रखती है। क्योंकि ये जमीन से उठा हुआ एरिया है तो गाटून लेक में पानी अगर होगा तो जहाज सही से तैर पाएगा, और अगर गाटून लेक में पानी होगा तभी आप देखेंगे यहाँ पर जो लॉक्स हैं अटलांटिक ओशन से अगर जहाज आएगा तो यहाँ पर सफिशिएंट पानी होगा, तभी जहाज आगे आगे तभी जा पाएगा, ठीक है। तो अगर गाटून लेक सूखेगी तो यहाँ पर पनामा कैनाल के अंदर जहाज की एंट्री नहीं हो पाएगी और पनामा कैनाल भी सूखेगी। आप देख सकते हैं ये है गाटून लेक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अल नीनो इफेक्ट के आने की वजह से पनामा कैनाल के अंदर सूखे की वजह से जो पनामा कैनाल है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर जहाज जितने पहले जा रहे थे अब उसके ही 50% ही जा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 से टॉपिक लिंक्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह से। साथ में अगर यूपीएससी मेंस 2022 को देखेंगे तो श्रीलंका में जो क्राइसिस हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चन था, हो सकता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो क्राइसिस होती हैं उनको यहाँ पर पूछ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी कि बताया जा रहा है एल नीनो इफेक्ट से तो यहाँ पर असर पड़ा ही है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको भी बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहा है कि किस तरह से आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल ट्रेड, ऐसे ऐसे इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जो हमने अभी अज्यूम भी या प्रोजेक्ट भी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज के भी असर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर रिसेंट क्राइसिस पर है, अब यहाँ पर किसी और क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा 2022 के अंदर प्रीलिम्स में लेक के ऊपर, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर काउंट होता है वैसे तो लेक्स वगैरह को जब पूछते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें कई बार इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में क्वेश्चन आता है, और पनामा के दौरान पनामा नहर में एक गाटून लेक जो कि इंपॉर्टेंट लेक है उसके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। याद रखेंगे गाटून लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ यहाँ पर क्रैश कोर्स के फॉर्म में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 2024 के लिए, कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री का कोर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंशिएंट कर चुके हैं, मिडिवल चल रही है, फिर मॉडर्न भी करेंगे। शाम को 6 बजे क्लास होती है, ठीक है, अनअकैडमी की ऐप पर ये क्लास होती है और बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती है। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ ही में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हम कर रहे हैं बहुत डिटेल में, और कोड लगाना होगा आपको SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स पर आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। साथ ही में 2025 के बैच, साथ में रफ्तार बैच और लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम बैच है, इन सभी पर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है अगर आप कोड लगाते हैं SMK लाइव। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 का फाउंडेशन बैच आपको मिलता है। 0 से तैयारी करनी है और डिस्काउंटेड प्राइस पर तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसी के साथ यहाँ पर 2025 के दोस्तों के लक्ष्य बैच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि हिंदी मीडियम की तैयारी कराता है आपको, और यहाँ पर भी आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। साथ ही में टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी के अंदर, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सही टाइम पर सही टेस्ट लगाना। 30 टेस्ट आपको मिलते हैं, 22 जीएस के, 8 सीसेट के टेस्ट मिलते हैं। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। साथ ही में आपकी जानकारी में अगर किसी भी दोस्त का मेंस क्वालिफाई हुआ है और अगर वो यूपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि फ्री मॉक इंटरव्यूज़ यहाँ पर दे रहा है आपको इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करने के लिए अनअकैडमी, और आपके फॉर्म्स को एनालाइज करके आपको बताया जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको यहाँ पर लाइव फीडबैक देंगे, ओरिजिनल ऑथेंटिक फीडबैक देंगे। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, लोकेशंस, पैसेजेस, स्ट्रेट्स के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है
कहता है कि बताएंगे ड्रेक पैसेज आपको किन दो रीजन्स या कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहता है अर्जेंटीना या अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका, डेनमार्क या ग्रीनलैंड। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड में से नहीं है, बाकी 3 में से आपको गैस करना होगा। नहीं पता तो सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में कभी भी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।